Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रवि कांत शर्मा जी। ये वर्तमान में सीडीपीओ हैं, जिन्हें आप बोल सकते हैं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी। इनकी जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम जानना चाहेंगे वो सभी पहलुओं को डिटेल में इनसे कि कैसे ये कहानी और ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहले एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आना, उस पर काम करना, फिर असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम को क्लियर करना, और उसके बाद स्टेट पीएससी में आकर जो है पहले ही अटेम्प्ट में सीडीपीओ जैसी पोस्ट ले लेना। तो इन सारी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। कैसे हैं आप? हेलो जी हाँ, सभी को नमस्ते। जी बोलिए, एक इंटरप्शन आ गया था। जी जी जी। तो जी, मैं सवाल फिर से। आपका जी बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। कैसे हैं आप सबसे पहले? बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। जी, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो जर्नी है आपकी, पहले आप सब जी इंस्पेक्टर जी। हुए, फिर असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम आपने क्लियर किया, और करेंटली आप सीडीपीओ पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये जर्नी जो है कहाँ जी। से शुरू हुई है? मैं आपको बताऊं तो शुरू से मैं जी जो बोलते हैं कि स्कूल लाइफ वगैरह, तो स्कूल लाइफ में मैं कोई बहुत अच्छा मेरिटोरियस ब्रिलियंट लड़का नहीं था, बैक बेंचर्स ही रहा हूँ। जी और सभी को लगता था कि हाँ, कुछ कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चल रहा था सब। फिर जब मैं स्कूल, सेंट्रल स्कूल से हुई थी मेरी स्कूलिंग, फिर उसके बाद मैं इंदौर गया हूँ, ग्रेजुएशन मैंने इंदौर से किया। तो इंदौर जाके मुझे एक माहौल मिला, एक कंपटीशन मिला, अलग अलग जगह के लोग थे, अपना एजुकेशन हब था इंदौर। तो वहां से फिर लगा नहीं, कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पे था, अच्छा परफॉर्म किया तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में प्लेस आए थे। वहां से कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि जो हॉस्टल शेयर कर रहे थे हम लोग, वहां पे काफी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले थे। तो मुझे जी पता चला, देखा सुना उनसे, और लाल बत्ती का जो एक क्रेज होता है, वहां से थोड़ा सा जगा। तो फिर मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद क्या था कि पहले लगा कि नहीं, एक साल में निकल। जी हाँ, वहां जाके मुझे रियलिटी समझ में आई कि ये बहुत समुद्र है यहाँ, कंफ्यूजन इतने हैं, रास्ते बहुत लोग बता रहे हैं, करना क्या चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से देखा कि शुरू में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम, मैंने एसएससी सीजीएल भी क्लियर किया हुआ है, एसएससी जी सीपीओ भी क्लियर किया हुआ है, और उसके बाद फिर व्यापम से एमपीएसआई का निकला था एग्जाम, तो मैंने वहां पे किया कि चलो कुछ जॉब करते हैं। फिर जॉब करा वहां पे, साथ में तैयारी अपनी स्टार्ट रखी, और डिस्टेंस से मैंने अपना एजुकेशन फिर एमए इकोनॉमिक्स किया, तो चलता रहा। फिर जब अटेम्प्ट भी दिए मैंने वहाँ पे यूपीएससी के, और इधर तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर के साथ आपको पता है कि पुलिस में फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके साथ दूसरे जो यूपीएससी एलाइड एग्जाम थे, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, तो मैंने उसे दिया उसे। तो उसमें सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा हो गया। तो ये था कि चलो ऑफिसर्स की नौकरी, क्लास 1 नौकरी, तो चलो ज्वाइन करते हैं। तो फिर वो ज्वाइन कर लिया। फिर भी मैंने तैयारी करता रहा, और चूंकि मध्य प्रदेश से हूँ तो एक भावनात्मक लगाव तो जरूर है कि मेरा स्टेट है, तो मुझे यहाँ पे सर्व करने को मिलेगा तो अच्छा है। तो वहीं पे मैंने पीएससी की तैयारियां स्टार्ट की, और बहुत कम टाइम मिल पाता था। फिर भी कुछ तरीके अपने थे, कुछ आप जैसे लोगों के द्वारा मुझे जो गाइडेंस मिला, तो उससे और इस तरह से करके ये जर्नी लगभग लगभग अभी जर्नी में हूँ मैं, अभी पूरी हुई नहीं है। स्टिल गोइंग ऑन जी। तो मैंने सुना है जब आप असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग और सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब पीएससी के लिए आप अपियर हो रहे थे, तो उस समय हार्डली आपको 20 दिन का समय मिला था। तो उस हाँ जी, 20 दिन के बिल्कुल। समय को कैसे मैनेज किया आपने? मेरे कमांडेंट थे मिस्टर पराग सरकार सर, और वो मुझे ईएल हमको 21 दिन का मिला, जस्ट जी मेंस के पहले। जबलपुर में मेरा मेंस था, तो ओके उसमें तो सबसे पहले मैंने वहां पे ही जो कुछ काम किए थे, क्योंकि मैं वहां पे गुवाहाटी में पोस्टेड था। तो गुवाहाटी ओके में आप जानते, इतना वहां पे मोबाइल नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था। तो ये था कि सिलेबस, मैंने शुरू में मेरा एक ही था कि सिलेबस अच्छे से याद हो। मैंने सिलेबस को, कम आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन तक मैं सिलेबस पढ़ता रहा। जी 2 दिन तक सिलेबस को याद किया, कंठस्थ किया। लोगों को अजीब लगेगा सिलेबस को याद करने से क्या मतलब, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसे 2-3 दिन सिर्फ सिलेबस पढ़े। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन, जो पिछले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन थे, उनको देखा, और उनके हिसाब से एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई, एक स्मार्ट अप्रोच बनाया
कि कम से कम टाइम में जो चीजें मैं कर सकता हूँ, तो जो मेरी स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग, और जो वीक है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा उसको नेग्लेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, तो जिन सब्जेक्ट्स में मैं कमजोर था तो मतलब मैंने उसको ज्यादा नहीं, जो मजबूत था कम से कम वो मेरा खराब नहीं हो, ऐसे करके मैंने किया। और ठीक ठाक ही रैंक थी, बस ये था कि 2013 में मतलब ये जो था, मतलब अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो कहते हैं कि मतलब और इससे आता, लेकिन हो गया जो है, इसे भी एंजॉय कर रहा हूँ, आगे अपनी जी। तैयारी जारी है। ग्रेट, ग्रेट। जनरली एक मेंटालिटी होती है जब भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो हम देखा है कि हाँ जब हाँ पीएससी की तैयारी करते हैं तो हम एसआई भी दे देते हैं, हम और भी सबॉर्डिनेट एग्जाम्स भी दे देते हैं, और आपके तो एग्जाम्स क्लियर होते चले गए, जैसे एसआई भी आपने मतलब क्लियर किया, ज्वाइंट भी, असिस्टेंट कमांडेंट भी। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, मैं एसआई में ही रुक जाता हूँ, एक जॉब हाँ काफी होती है, वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, ये मतलब अभी बीच में कभी कभी ऐसा फेस आ जाता है, लेकिन मतलब सीखने को मिला वहां भी। और था मुझे कि चलो मतलब वहां पे सब इंस्पेक्टर हैं हम, ठीक है, कल को टीआई बनते हैं, और भी मेरे साथ के सब बनने वाले भी हैं। मुझे ये था कि जितना मैंने पढ़ा है और जो योग्यता है, मतलब जी। लोगों से काम करवाने की योग्यता, और पब्लिक के बीच में जाना, मतलब कन्विंसिंग पावर, और बहुत सारे, तो मुझे लगा अपनी क्षमता योग्यता का मैं समुचित दोहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्यों ना इससे ऊपर अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आगे पढ़ता रहा और कोशिश करता रहा इसके लिए। ग्रेट। मेंस को लेके कितना समय मिला जब आपने देखा कि हम जॉब में भी थे, गुवाहाटी से वहां से आना, और फिर 21 दिन के टाइम का इतना बढ़िया यूटिलाइज करते हुए मेंस की क्या स्टोरी रही, क्या कहानी रही, किस तरीके से मेंस का अप्रोच किया? हाँ, मेरे जो उस समय 2013 वाला मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय तो जी। दो ऑप्शनल होते थे, तो जी। एक हिंदी लिट मेरा ऑप्शनल भी अजीब ही था यहाँ पे, जो जब मैं इंदौर थोड़ा टाइम मिला तो एक दिन के लिए मैं इंदौर गया था किताबें परचेस करने, जी। तो वहां पे सब लोगों ने बोला कि आपने ऑप्शनल हिंदी साहित्य रखा हुआ है, और क्रिमिनोलॉजी था। क्रिमिनोलॉजी इसलिए था क्योंकि मैं पुलिस में सर्व कर चुका था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल और फील्ड एक्सपीरियंस था मेरे पास। और जी। साथ में मैंने मदुरई कामराज से पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनोलॉजी का भी कोर्स किया हुआ है, तो ओके। तो इसलिए मैंने क्रिमिनोलॉजी रखा। फिर हिंदी साहित्य इसलिए क्योंकि मेरा आईएएस का जो ऑप्शन था वो हिंदी जी। साहित्य था, तो इंटरेस्ट था मेरा हिंदी वगैरह, तो मैंने यहाँ पे अपना जब भी थोड़ा सा, जैसे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बोर हुआ, अपना हिंदी साहित्य उठा लिया, तो वो मेरा कवर करता था। तो दूसरा क्रिमिनोलॉजी चूंकि फील्ड एक्सपीरियंस का था और वर्क एक्सपीरियंस था, उसमें पता था कि क्या क्या चीजें, प्रैक्टिकल अप्रोच, आंसर्स में बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ, और जो केस स्टडीज बोलते हैं उसके साथ मैं प्रेजेंट कर सकता था, तो ये अलग दे सकता था, तो इसलिए मेरा वो एक स्ट्रेंथ पिलर हो गया। और जीएस पे मेरा करंट अफेयर का जरूर मुझे नुकसान हुआ था उस टाइम पे। जी। 3 नंबर के, मुझे आज भी याद है, 3 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने गलत किए कि जो हंसी आती है मुझे आज भी, मतलब वो क्योंकि इतना नहीं पढ़ पाया था नहीं पढ़ न्यूज़पेपर पाए वगैरह, बिल्कुल, तो समय नहीं मिला हाँ, आपको। जी। समय उतना नहीं मिल पाया था, तो वहां मुझे थोड़े से नुकसान हुआ था। लेकिन ये था कि मैंने जितने क्वेश्चंस थे तो उनको मतलब मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करके एक वो बना लिया था पूरा, और आंसर को कैसे फ्रेम करना है ना, और किस तरह से करना है। तो जो जैसे अपने एमपी का था, एमपी का जो जीएस था वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। लगभग आप यकीन मानेंगे मैंने अपने नोट्स को कंपाइल कर लिया था, 15-20 पेज में कंपाइल कर लिया था, जिसमें कि एमपी का इतिहास और एमपी का भूगोल और एमपी की अर्थव्यवस्था, तीनों को मैंने 15-20 पेज में कंप्लीट जी। कर लिया था। एक अपन जो सिनॉप्सिस बनाते हैं फ्लो चार्ट और डायग्राम को लेकर के, जिससे कम से कम मेरा समय बचे और कर पाऊँ, तो इस तरह से इजिली हो गया मेरा। तो मतलब मुझे मेंस में वैसे भी मतलब ये था कि यूनिवर्सिटी में भी प्लेस थी मेरी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में 2006-2009 बैच का टॉपर रहा हूँ, तो लिखने में जी। मुझे दिक्कत नहीं होती थी, प्री में जरूर मुझे दिक्कत होती है थोड़ी सी। जी। आपने, मैंने देखा बीबीए किया हुआ है डीएवीबी इंदौर से, तो जी जी। बीबीए किया, कॉमर्स बैकग्राउंड की चीजें पढ़ते हुए फिर जीएस को डील करने में क्या तो कुछ चैलेंज लगा, डिफिकल्टी लगी कि यार मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ और फिर उसके बाद मुझे अब ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अपने पीएससी को लेके और बाकी एग्जाम्स को लेके? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, बहुत जी। बल्कि बहुत मदद ही मिली मुझे। एक तो बीबीए और एमबीए आप जानते हैं कि चीजें हैं सब प्रेजेंटेशन वाली, कि आप कैसे चीजों को आप अपने किसी के सामने रख सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं।
जी और सेम वही करना है कि हमें पता बहुत होता है, जैसे कि हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं, बहुत तरह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक रह जाती है, वो चीजें प्रेजेंट कर पाना। आपके पास मटेरियल अच्छा खासा है, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो चीजें आप देख रहे हैं कि रिजल्ट कितने बदल जाते हैं। बिल्कुल। बीबीए में ये मिला मुझे कि क्योंकि वहां पे करना ही है, मतलब बीबीए का मतलब नहीं था कि भाई कि आपको बहुत ही स्कैर्स, बहुत ही कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना जी है। तो वो चीजें वहां से सीखा सीखा हम लोगों ने। और दूसरा ये था कि इकोनॉमिक्स का जो था पार्ट, तो आज अभी पता है कि आज जो मतलब जो सिनेरियो है प्रेजेंट, तो इस टाइम पे अब वो नहीं होते कि तलवार और भाले से युद्ध लड़े जाते हैं, आजकल इकोनॉमिक वॉर ही है। हर जगह देखिए तो आप एक तेल की एक छोटी सी कीमत से चीजें बदल रही हैं। एक एक कहीं पे बैरियर लगा दिया गया, कहीं पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, कुछ चीजें, रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं और सोशियोलॉजिकल रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्न हो रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो जी इकोनॉमिक्स मुझे यहाँ पे वो दी और मैंने उसको थोड़ा अपना स्ट्रेंथ बनाया। और कुछ टाइम मिला था मुझे, तो आप जैसे लोगों के साथ ही यहाँ भी बहुत इंस्टीट्यूट थे, तो मैंने इंडियन इकोनॉमिक पढ़ाया भी बच्चों को, तो मुझे वो बहुत मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, जी। तो वो टीचिंग मुझे का क्या मदद भी किया उस एक्सपीरियंस चीज रहा में। आपका? टीचिंग को लेके जब आपने बच्चों को गाइड करना शुरू किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसको लेके? ये रहा कि इकोनॉमी को लेके सच में मैंने देखा कि बहुत लोगों के अंदर वो है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है जी और बिल्कुल नहीं ध्यान देते, मतलब वो चीजें या तो लूसेंट में जितनी दी है रट लिए, समझना नहीं चाहते। जबकि आप पूरा करंट अफेयर पढ़कर देखिए तो मतलब चीजें आपको, मैं बता रहा हूँ, मिलेंगी 80% आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड ही आपका करंट अफेयर चल रहा है। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत वो था, और टीचर्स भी इतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे, और बच्चों में बहुत ज्यादा था कि भाई वो होते हैं चार्ट, फॉर्मूलेज, टेबल्स, ये सब सारी चीजों की दिक्कत समझते थे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला मुझे, मैंने रीवा में पढ़ाया था, तो जी काफी मिला भी। तो थोड़ा सा ये जब से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो सब चीजें बंद है, कभी होगा तो आपके साथ फिर आपके जरूर साथ कभी जरूर पढ़ेंगे, जरूर। साथ में अभी जो करेंगे। लॉकडाउन सिचुएशन है इस समय जो है आपकी क्या भूमिका जो है आपको मिली हुई है वर्किंग की? क्योंकि ऐसे इतने सारे अभी माइग्रेशन हुआ, इतने सारे मजदूर जो हैं वो का गवर्नमेंट एड से कहीं ना कहीं लोगों की मदद से पहुंचाए जा रहे हैं अपने अपने गृह जिले, अपने गृह क्षेत्रों में। तो आपकी क्या भूमिका इस समय जो है सरकार ने तय की है? हाँ, इससे पहले एक एक और बात बोलना चाहूंगा जी कि जी ये जो 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 ये कोविड-19 है, इसकी वजह से पता है, एक आप एक चीज समझेंगे, ड्रास्टिक चेंज समझ में आया कि लोगों को ये लगता था माइग्रेशन रेट बहुत कम है, जी लेकिन आज जब भर भर के लोग आ रहे हैं, मैंने खुद जी देखा कि मतलब मेरे एक छोटे से ब्लॉक, उचहरा ब्लॉक है, वहां पे इतनी संख्या में मतलब 400-500 लोग लगभग रोज आ रहे हैं, तो पता नहीं कितना माइग्रेशन रेट कितना ज्यादा होगा। तो आंकड़े बहुत उस तरह से मिले। जी यहाँ पे भी फिलहाल मुझे दिया गया है कि जो कोरोना क्वारंटाइन सेंटर है, ब्लॉक स्तर बनाया गया, उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ। ग्रेट। पीएम और हम काम साथ में करते हैं, तो उसमें व्यवस्थाएं, क्वारंटाइन सेंटर में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक जो चेकलिस्ट है पूरी, कौन कैसे कौन चीज क्या करेगा, कहाँ चीज क्या रहेंगी, गाड़ियां कहाँ है, कॉल सेंटर्स कैसे क्या कैसे, उसका पूरा नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ग्रेट। तो कभी ऐसा लगता है कि एट अ टाइम कभी कोई सीनियर ऑफिसर्स कभी विजिट पर होते हैं और एट अ टाइम आई हैव टू गो, क्या पता क्या सिचुएशन है वहां पर, कभी इस तरीके का रश रहता है? बिल्कुल रहता है वो, कभी भी मतलब कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, तभी विजिट करते हैं, तो जाना पड़ता है, लेकिन इतना अभी नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि मतलब जो हमारी जी फ्रंटलाइन चीजें हैं सब बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो, सबको आराम की जरूरत पड़ती है, तो सब समझ रहे हैं, कोई इतना नहीं कर रहा है कि हाँ आप यहाँ पे होना ही चाहिए। फोन से भी और ऑनलाइन भी काम मतलब हो जा रहा है, मतलब हफ्ते में ग्रेट। मैं 3-4 दिन भी चला जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जब आप 13 के बाद जब कॉन्टिन्यूसली इस जॉब में हैं तो कितने चैलेंजेस नजर आते हैं इस जॉब को लेके? क्या स्मूथली जो है ये चीजें चल रही हैं या कुछ कठिनाइयां भी हैं ग्राउंड लेवल पर? ऐसी कोई समस्याएं हैं जो ज्वाइन ये करने के बाद आपको नजर आती हैं? वैसे तो ये यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरी काम कर रहा हूँ फरवरी 2017 से, जी फरवरी 2017 से, उससे पहले तक असिस्टेंट कमांडेंट था। तो ओके। जब यहाँ पे आया मैंने तो जैसे देखा कि जैसे सीडीपीओ को ही लेते हैं, तो ये हमारा है आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसमें मतलब जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी हमें क्या करना है, हमको फाइट करनी है, हमें खत्म करना है, इरेडिकेट करना है मेल न्यूट्रिशन, है ना।
हमें एक बैलेंस डाइट देनी है बच्चों को, जो जी गर्भवती माताएं हैं उनका हेल्थ चेकअप, बच्चों का टीकाकरण, ये सारी चीजें करनी। लेकिन एक थोड़ी सी चीज मुझे वो लगती है कि चूंकि प्रशासनिक ढांचा ताना बाना कुछ ऐसा है कि हमें बहुत सारे ऐसे भी काम करने पड़ते हैं कभी कभी, तो कहीं ना कहीं ये जो हमें लक्ष्य है, जो एक चीज है, वो थोड़े से सफर कर जाते हैं। मतलब हम लोगों बाकी ड्यूटी में भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो फिर आदमी कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं कर पाता, ये एक लगता है। तो कभी मेरे सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं तो मैं उनसे ऐसे डिस्कस करता हूँ। बाकी तो आपको पता है कमांड चेन में है, तो जो ऑर्डर्स हैं वो अपने को फॉलो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो स्टूडेंट्स घर में हैं, जो क्वारंटाइन लाइफ जी रहे हैं, कोविड-19 सिचुएशन है, कोई कहीं जा नहीं सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कोई भविष्य नजर नहीं आता ऑफलाइन चीजों को लेके, क्योंकि जा नहीं सकते बच्चे, पढ़ नहीं सकते। अभी तो इतनी सारी पढ़ने की तो बात में प्रॉब्लम है, घर से इंसान नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग जो अपनी तैयारी कैसे जारी रख सकते हैं, इसको लेके कुछ सजेशन आपके दिमाग में है तो प्लीज जरूर बताएं। हाँ, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, ये सिचुएशन सच में सबके लिए, मतलब सबको समझने और जानने वाली चीजें हैं, है ना। एक हेल्थ और सैनिटाइजेशन का बहुत बढ़िया चीज है कि आप अपने आसपास लोगों को अवेयर करिए, खुद भी चीजों को फॉलो करिए। जी और इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि आपको अच्छा लेवरेज, अच्छा एक टाइम मिल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इसमें आप अगर कुछ नहीं, इस समय नेट है आपके पास, ऑनलाइन आप हैं, तो आप जैसे आपसे जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं जो आप से गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे भी जिनके भी जो मेंटर हैं या जिनसे भी वो ले सकते हैं तो ले, और अपना एक प्लान बनाएं, अपनी कोई जो भी है चीजें। मैं तो सबसे पहले कहूँगा सिलेबस कर लें इस टाइम पे। मेरे को जो लगता है कि प्री के लिए थोड़ा इतना चिंता ना करें, जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, और जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, इस समय फोकस अगर आप मेंस पे कर लेते हैं, और मेंस में उन पोर्शन पे कर लीजिए जो 19 वाले हैं, और 20 में जो जिनका चांस है कि 19 में भी दे सकते हैं, और 20 वाला सिलेबस की आप कॉमन चीजों को ढूंढ लीजिए, जो 19 का मेन सिलेबस है और 20 का जी कॉमन चीजें होंगी। खासकर एमपी को तो आप अच्छे से पूरा अपना मध्य प्रदेश कर लीजिए, क्योंकि जीएस में भी आप प्री में भी देख रहे हैं और जी मेंस में भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है जी ना। वो चीजें हो गया। और सब जनरल हिंदी है अपना, मैथ की तरह अब तक सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो है आपको गणित की तरह अंक देने वाला अगर है कोई, तो वो है सामान्य हिंदी। अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से, 200 में आप आराम से, मतलब 150 तो आराम से, 150 से ऊपर 180 तक आराम से जा सकते हैं। मैथ जैसे अंक आपको मिलते हैं। तो जनरल हिंदी हो गया, और आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, एमपी का लेकर पूरा जीएस लेकर, और अपना सिलेबस, इन चीजों को वो करके आप प्लानिंग बनाइए, डे बाय डे के बनाए, टारगेट छोटे छोटे बनाएंगे, हफ्तों में बांट लीजिए चीजों को, और इस तरह से आप करिए। और मूवीज देखिए, मैं भी जैसे देखता हूँ, गाने सुनिए, अपने आप को एंजॉय करवाइए, मतलब एकदम से, क्योंकि चारों तरफ निगेटिविटी है, तो बहुत मोटिवेशन अंदर से मिलता नहीं है। तो जी कहना बड़ा आसान होता है कि ये कर लो, ये बता दो, ज्ञान बांटना आसान है, लेकिन जब जी करना होता है तो पता चलता है। तो जी इसलिए मैं अपने आप के दूसरे जो आपके इंटरेस्ट है, हॉबीज, जैसे मेरी कुकिंग है, मैं खाना भी बनाता हूँ, मतलब जी कुछ आप ऐसे इजाद करिए अपने आप को बिजी, अपने आप को चीयर अप करने के लिए। इस तरह से मुझे लगता है ये टाइम बहुत अच्छे से लोग बिता सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका जो ये इंटरव्यू है ये काफी लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला है। और आपने जिस तरीके से आपकी जर्नी रखी कि एक एसआई की पोस्ट मिली, उसके बाद हम असिस्टेंट कमांडेंट भी रहे, फिर उसके बाद सीडीपीओ भी ज्वाइन किया, और अभी भी आपकी जर्नी जारी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अनअकैडमी परिवार की ओर से। बहुत अच्छा काम आप सभी लोग कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू योर वर्क and great work, great achievements. Have a good day. थैंक यू सर, थैंक यू सर।